और फिर भी हमारे साथ राजेश नारंगी मौजूद है। वंदे मातरम प्रगति, क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम से वंदे मातरम। आज का नमस्कार, और आप सब स्वस्थ रहें और अच्छे से काम करें और हम सब प्रगति परिवार में आगे बढ़े। इस मंशा से मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसका सब्जेक्ट बड़ा सेंसिटिव है, जैसा कि रजत जी ने प्रिलिमिनरीज में शेयर किया था। फ्रेंडली लोन्स, क्या हम जानते हैं फ्रेंडली लोन्स क्या है? कोई भी एक मेंबर अनम्यूट करके बताए। रजत जी, क्या आप बताना चाहेंगे? मतलब लोन टू आर क्लोज अकम्प्लिस, हमारे जो सर्कल में है, थोड़ा सा इनर सर्कल में है, उन लोगों के लिए जब कुछ माइनर रिक्वेस्ट, कैन बी माइनर मेजर, कि कहीं भी कोई कुछ फंसा हुआ है तो आप इधर से लोन दे दो, हम 1 महीने में 2 महीने में वापस करेंगे। दैट्स ऑल जी, बिल्कुल ठीक है रजत जी। अनऑफिशियल लोन। जी रजत जी, मानसी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। सो फ्रेंडली लोन आज हम समझेंगे कि क्या एक फ्रेंडली लोन होता है, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या करनी चाहिए, और हमारी अदालतों का यानी कोर्ट्स का उसके बारे में क्या व्यू है, लॉ क्या है हमारा, फिर यदि इसके ऊपर कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन होती है या नहीं होती है, फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर मैंने दे दिया तो वो क्या नुकसान है, नहीं दिया तो क्या नुकसान है, ले लिया तो क्या नुकसान है, और नहीं लिया तो क्या नुकसान है, दोनों तरफ से। फिर हमें कुछ प्रिकॉशंस भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम लेन देन में या व्यवहार में आते हैं तो हमारे को अगर वो प्रिकॉशंस हम नहीं रखते हैं तो हमारे फंसने के चांसेस रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हिमांशी, नेक्स्ट। हम अब जानेंगे फ्रेंडली लोन। जैसा कि रजत जी ने शॉर्ट में शेयर किया, फ्रेंडली लोन वह लोन होता है जो हम अपने परिवार के सदस्य या मित्रों को देते हैं, और उनकी समय पे जो जरूरत होती है, एकदम जैसे कि मुझे जरूरत पड़ गई कि यार मेरे को बच्चे के लिए लैपटॉप लेना है, या एकदम मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, भाई मुझे वहां पे 10,000 रुपए इमीडिएटली जमा कराने हैं, भाई मुझे दे दे, मैं तेरे को 1 दिन में 2 दिन में दे दूंगा। सो दिस इज अ फ्रेंडली लोन विच कैरीज नो कोलैटरल्स, एक अनसिक्योर्ड फॉर्म में होता है, और हम उसको लेते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद वापस करने की चेष्टा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें करनी चाहिए ऐसे लोन्स के लिए? सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन करते हैं, यानी कैश में लेन देन करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर लें, अपने पास भी और जिसको आप दे रहे हैं उसके पास भी, ताकि एक मत रहे। क्योंकि कोई इंसान बाद में कह सकता है कि जी आप नहीं, आपने मेरे को 50,000 नहीं दिए थे, आपने तो मेरे को 25,000 दिए थे। तो अगर लेन देन का कोई आपने रिकॉर्ड कहीं पे भी रखा होगा तो वो आपके भी काम आएगा और सामने वाले के भी काम आएगा। नंबर 2 ये है कि वो सत्य पे आधारित होगा। हम किसी को ये नहीं कह रहे होंगे कि हमने दिया है 25,000 और हम उसको कहें नहीं मैंने तो तुझे 40 दिया था। सो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एक प्रॉमिसरी नोट, जिसको हम हुंडी भी कहते हैं हमारे व्यापारी भाषा में, तो वो एक प्रॉमिसरी नोट आप जरूर साइन करा कर रखें। यदि आप प्रॉमिसरी नोट किसी वजह से नहीं साइन करा पाए हैं और आपने सिर्फ चलते चलते ही वो पैसे दिए हैं, कि जैसे मैं गया हूँ रजत भैया के घर और रजत भैया को मैंने कहा ये लो जी आप 50,000 रुपए पकड़ो, बाकी का फिर देख लेंगे, तो आप वहां पे एक IOU यानी IOU, मेरा आप पे ये उधार है, वो जरूर उससे साइन करवा लें। साइन करवाने से ये रहेगा एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर रहेगा और आपकी फ्यूचर में एक सेफ्टी बनेगी। हिमांशी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर हमने ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई तो क्या होगा? जब आप पैसे मांगने जाएंगे तो वो यही कहेगा अरे भाई मैंने पैसे लिए थे, मुझे क्या पता था वापस भी करने पड़ेंगे। तो जैसा रजत जी ने हमारे को स्टार्टिंग में एक लेसन दिया है कि छतरी रह गई तो वो छतरी लेने गए थे, यानी उन्हें ये याद था कि उनकी छतरी है तो वो लेने गए ना, तो वैसे ही पैसे के लिए है। हम ये कहते हैं कि मित्र मित्र है, परिवार परिवार है, तो हमें मान के चलना चाहिए पैसा भी पैसा है। तो जब मुझे समय की जरूरत पड़ेगी तो क्या मुझे उसकी आवश्यकता होगी, और अगर आवश्यकता होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? जिसको दिया है उससे लेने। तो जब हम लेने जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें क्या लिखा होना चाहिए क्लियरिटी से? रजत जी क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? हाँ मैं पढ़ देता हूँ।
So documentation should have the name of the borrower, name of the lender, total value of the loan, agreed payment schedule, interest rate if any, late payment interest rate if any, deadline for final loan repayment, and note of collateral security. बहुत बढ़िया रजत जी, आई थिंक हम सब मेंबर्स ने भी ये चीज नोट कर ली होगी कि ये चीजें बहुत 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 एसेंशियल है। इसमें अब एक चीज है जो फ्रेंडली लोन्स में हम लोग नहीं लेके चलते हैं, वो है इंटरेस्ट। फ्रेंडली लोन में किसी प्रकार का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और अगर यदि वो इंटरेस्ट हम उसमें चार्ज करते हैं तो वो मनी लेंडिंग के पार्ट में आ जाएगा, जो कि फ्रेंडली लोन के लिए बाध्यता है, यानी उसको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी प्लीज, थैंक यू। सो अब हम जानेंगे कि हमारी कोर्ट्स और हमारा लॉ क्या कहता है इस विषय में। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तक कोई ऐसा मापदंड नहीं तय किया है जिससे कि यह समझा जा सके और प्रक्रिया को पालन किया जा सके कि फ्रेंडली लोन्स के ऊपर ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। यस, माननीय मुख्य अदालत और हाई कोर्ट्स ने दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि फ्रेंडली लोन्स एग्जिस्ट करते हैं और फ्रेंडली लोन्स परिवार व मित्रों के बीच में लेन देन हो सकता है, परंतु इस पे अभी भी हमारे देश में कोई लिखित कानून नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है जो कानून के द्वारा आती है, वो है लिमिटेशन एक्ट। यदि हमने किसी को भी उधार दिया है, चाहे वो लिखित में दिया हो, मौखिक दिया हो, और कहीं पे वो व्हाट्सएप में मैसेजेस हो या ईमेल में मैसेजेस हो, वो एक्सचेंज हो, तो लिमिटेशन एक्ट एक है 1963 का जो लागू है, जिसके तहत शेड्यूल में जो उसके साथ अपेंडेड है उसके भाग 1 और भाग 2 में, भाग 1 अकाउंट्स के लिए है और भाग 2 इस तरह के करारों के लिए है जो एग्रीमेंट्स के लिए है या कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। तो लिमिटेशन है 3 साल की। भाई किसी को भी कुछ दिया हो, किसी से भी कुछ लिया हो, जीवन में अगर वसूलना चाहते हो तो 3 साल में उसके लिए मांग कर दो। मांग करने के साथ साथ अगर वो व्यक्ति नहीं देता है तो आगे हम जानेंगे कि कैसे आपने उसको रिजॉल्व भी करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब हम पहले जानते हैं कि टैक्सेशन में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की जो सेकेंड स्लाइड थी उसमें मैंने शेयर किया था कि हमें टैक्स इम्प्लीमेशंस जानना जरूरी है। वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है या विषय है इस पे हमारे सीए और सीएस ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, बट फिर भी आज मैं उनसे एक पहल लेना चाहूंगा और ये उनके समक्ष रखना चाहूंगा कि इस विषय को उनको भी अपने क्लाइंट्स को या यहाँ मेंबर्स को जिनसे वो इंटरेक्शन करते हैं, R2B करने जाते हैं, ये उनको समझाना चाहिए कि क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं, किस प्रकार से हमें अपने खाते में ये दर्ज करवाना होता है कि हमने किसी को लोन दिया है या हमने उसको गिफ्ट दे दिया है। यदि हमने गिफ्ट दिया है तो वो टैक्सेबल है, 50,000 रुपए की लिमिट तक वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, बट उससे ऊपर वो गिफ्ट टैक्सेबल इनकम में हमारी ऐड होगा। वैसे ही अगर हमने लोन दिया है तो वो ऐड नहीं होगा अगर हमने उसको ढंग से दर्शाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में यह कहा कि अगर एक व्यक्ति ने लोन लिया है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है, परंतु इनकम टैक्स वाले डेफिनेटली अगर उसने उसको नहीं दर्शाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें एहतियात बरतने हैं कि हम अपने अकाउंट बुक में या कैश लेजर्स में एंट्री कर लें। यदि हमने किसी को कैश दिया है तो अपनी जो कैश बुक है या लेजर है उसमें उसको एंट्री चढ़ाएं। सामने वाले को भी बोलें कि भैया आप अपनी कैश एंट्री करो, ताकि आपके भी रिकॉर्ड में जो मैं अंकित कर रहा हूं वही आपके रिकॉर्ड में मिले, क्योंकि अगर आपके रिकॉर्ड में नहीं होगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, वो मैच नहीं करेगा। कई बार हम देखते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वो एक दूसरे को साल के अंत में एक लेजर जरूर भेजते हैं कि भाई आपका ये बकाया है, जिसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। बैंक वाले भी अक्सर जितने भी उनके बोरोवर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजते हैं। क्योंकि हमारे ऑफिस में अनुपमा जी मेरी वाइफ अभी आर्बिट्रेटर रही है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ये चीजें मैंने वहां पे मुझे और डिटेल में सीखने को मिली हैं, जिससे मैं आपसे आज ये साझा कर पा रहा हूँ। सो हिमांशी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं किसी के भी,
अगर मैं पढ़ने जाता हूं तो भी मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो यही है कि कहते हैं ना, अगर मैंने लिया तो कुछ लिया और कुछ दिया तो कुछ दिया। तो आइए समझते हैं हम कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मेरे हिसाब से जो स्क्रीन है शेयर्ड है, अगर आप लोग सब पढ़ना चाहें तो प्लीज इससे पढ़ भी सकते हैं, और अगर इसकी कोई फोटो लेना चाहता है तो प्लीज ले ले। वैसे ये प्रेजेंटेशन आई थिंक प्रवीण सर की परमिशन से हम शेयर भी कर देंगे। थिंग्स कैन गेट लिटिल स्टिकी इफ द लोन एग्रीमेंट्स फ्रेंड इंसान नहीं दे पा रहा है और होता है रिस्क पे आ कि उन्होंने पहले किसी से पैसे ले लिए जब जरूरत थी, परंतु जब वो इंसान प्रॉब्लम पता है कि अभी भी चल रही है फिर भी ये मुझसे मांग रहा है, अब वो बोल सकता है कि भाई साहब ये आपने मुझे। तो आगे चलते हैं ढूंढने के लिए, जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। उसके बाद हम कि भैया वो लोन मैंने दिया था और मुझे वापस भी लेना था। अगर हमने वो एग्रीमेंट, जैसा कि अभी जाना है कि हमें वो एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, एक एटलीस्ट प्रोनोट या आईओयू जरूर कर लेना चाहिए अगर हम मेन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ये है कि वो लोन था, वो गिफ्ट नहीं था। कल को इंसान कह सकता है यार तूने तो मेरे को गिफ्ट दिया था, या फैमिली मेंबर कह सकता है कि आपने तो मेरे को वहां पे ये चीज देनी थी। तो ये सेट ऑन सेट ऑफ है। कई बार सेट ऑन सेट ऑफ का बहाना लग सकता है या गिफ्ट का बहाना लग सकता है। उस केस में क्या होगा, कोर्ट आपका लोन तो नहीं चुकाएगी, बट हाँ इनकम टैक्स वाले जरूर उसके घर जाएंगे, भैया तूने लिया था तो आ जा, बट उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ जाते हैं हम प्रोज में, यानी अगर हम लोन देते हैं किसी को तो उससे क्या व्यवहारिक अच्छाई नजर आती है, क्या हमारा दिल नजर आता है कि हम दयालु हैं या हम किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा कि हमारा प्रगति परिवार का ध्येय भी है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। अंकित जी बहुत अच्छी ओथ भी हमें दिलवाते हैं और हम सब वो ओथ भी लेते हैं, परंतु उस ओथ को हमें आगे भी देखना चाहिए और कार्यपालन करना चाहिए उसका। जैसा कि अगर हम फ्रेंडली लोन ले रहे हैं तो इजी टू एक्सेस है, यानी मैं उसके पास गया, मैंने उससे अपनी बात रखी, उसको मेरी बात समझ में आई, उसने मुझे पैसे दे दिए। फिर रैपिड एक्सेस टू फाइनेंसिंग, अगर मैंने वो एक बार लोन उतार दिया तो इंसान का विश्वास बन जाता है, यानी ये बेस्ड ऑन ट्रस्ट है। जैसा कि प्रवीण सर कहते हैं कि विश्वास पे ही सब कुछ निहित है, अगर हमारा विश्वास टूट गया तो सब कुछ चला गया। उसके बाद हमें अपनी फ्रेंड्स और बेनिफिट्स में, मान लो मैंने अगर 500 रुपए ले लिए, मैं आगे किसी को जरूरत है मैं उसे भी 200 रुपए दे सकता हूँ उसमें से, फिर वो वापस आ जाए तो मैं आगे वापस कर सकता हूँ। मान लो मैंने रजत जी से 100 रुपए ले लिए और प्रवीण सर को जरूरत थी, मैंने कहा सर आप ये 50 रुपीज ले लो, तो इस तरीके से भी व्यापार चलता है या व्यवहार चलता है, परंतु इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर यह है कि कोई, जब हम एक दूसरे से लेते हैं तो कोई असेसमेंट नहीं होती, कोई ये नहीं देखता यार पता नहीं यार इसने किसी और का भी देना था, चलो आज इसकी जरूरत है हम पूरी कर देते हैं। उसके बाद यह है कि सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि प्रोनोट और आईओयू मैंने सुझाव दिया है, तो वैसे ही इसे किया जा सकता है। हिमांशी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम कॉन्स को जानेंगे। कॉन्स क्या है? सबसे पहली बात यह कि अगर मैंने किसी से पैसे ले लिए तो मैं अगर अंदर से मन से ईमानदार हूं तो मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा। जिसने दिए हैं और जिसने लिए हैं दोनों पे इक्वल प्रेशर रहेगा। हाँ वो जरूर है कि मान लो मेरा मन साफ नहीं है तो मैं कहूँगा ठीक है यार जब आएगा मांगने तब देखूंगा, आज तो चलो यूज करो, ले लिया ना इससे, परंतु ये चीज अच्छी बात नहीं है। हम आगे चलते हैं। कोई हमारी उसमें फिक्स लायबिलिटी नहीं होती है देने की और वो कहीं पे उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, अगर एग्रीमेंट्स जो हैं फॉर्मली रिकॉर्डेड नहीं है, कल को कोर्ट उस चीज को रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर प्रोनोट भी नहीं है, मान के चल रहे हैं आप, आईओयू भी आपने साइन नहीं कराया। आईओयू होता है कि हाँ एक उधार मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें यह समय नहीं होता कि कब तक वापस होगा, बट एक उधार का तो निश्चित है ना। फिर आ जाता है कि हम जो वैल्यू ऑफ लोन है, मान लो मैंने एक टाइम पे 50,000 रुपए दिए थे किसी को, या मैंने किसी को गोल्ड दे दिया कि चलो जी आप गोल्ड रख लो, तो उसकी वैल्यूएशन का इशू आ जाएगा। वो कहेगा जी अब इसकी वैल्यू तो बढ़ गई है, लेने वाला कहेगा मेरे को बढ़ के दो और देने वाला कहेगा नहीं मैं तो जी घट पे दूंगा। तो इन सब चीजों में आप लोग ध्यान रखें। फिर जब हम इंटरनेशनली मूव करते हैं तो मनी लेंडर्स एक्ट भी एक हमारे सामने आता है 1951 का इंटरनेशनली, जिस और इसी प्रकार के और भी लॉज हैं जिनको हम देखें तो उनका भी ब्रीच का रह सकता है। अब आ जाती हैं प्रिकॉशंस। थैंक यू हिमांशी। हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? रजत भैया क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे?
रजत जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? Rajat, you are on mute. Yeah. So all loan transactions should be by account pay check or bank draft. If you are giving loan which is interest free, ensure that the loan is out of your own savings and not from interest bearing borrowed funds. Be cautious regarding credit worthiness of your lender. So ये 3 पहलू हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा अनुरोध है और आपके भी जो निकटतम लोग हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आप आगे जरूर साझा करें और शेयर करें कि कोई भी लोन आप देते हैं या लेते हैं, कोशिश करें आप बैंक ट्रांजैक्शन से ही करें, जिससे यह है कि वो डॉक्यूमेंटेशन एक ऑटोमेटिक हो जाएगी। नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज दे रहे हैं वो आपके अपने सोर्सेज से होनी चाहिए, आगे आपने बोरो नहीं की जानी चाहिए। अगर आपने ही आगे बोरो की हुई है तो कल को आपको वो भार सारा पड़ जाएगा इंटरेस्ट का, और आप कैसे उसका वहन करेंगे, तो इसका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आगे हम चलते हैं कि जो भी हमारी ये ट्रांजैक्शंस हैं इनका ट्रेल हम जरूर रखें, कब दिया कब लिया, और हो सके तो अपने परिवार में भी एक सदस्य को जरूर बताएं, बेशक अपनी मां को बताएं, अपनी वाइफ को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, और जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं उन्हें भी जरूर बताएं कि बाद में अगर अच्छे रिलेशंस रहते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं आपकी फैमिली को रिकवर करने में। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी आप लेन देन करो उसका कहीं ना कहीं आप एक ट्रेल रखो, ताकि कल को फैमिली को भी पैसे की नीड हो सकती है, उन्हें पता होगा कि हाँ हमें अंकल से पैसे लेने हैं या हमने भैया से पैसे लेने हैं या दीदी से पैसे लेने हैं, तो एटलीस्ट जाकर वो तकाजा कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि जी आप प्लीज हमारे दे दो। और सामने वाले को भी रहेगा कि भी चलो परिवार है और सबको पता है वहां पे मैंने लिया हुआ है, तो इंसान अपनी इज्जत भी देखेगा कि यार अब उन्हें जरूरत है तो मैं जाकर कुछ पैसे वापस दे आऊं। आगे हम चलते हैं कि अगर मान लो फ्रॉड हो ही जाता है, पैसे नहीं देता है, तो एक चेक जरूर लेके रखें उस इंसान से, जिस चेक को आप प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो देने से बिल्कुल मना कर देता है। हाँ, इसमें आप उस समय इंटरेस्ट ना जोड़ें। जब भी आप अमाउंट भर रहे हैं तो जो अमाउंट लिया था वो अमाउंट एज इट इज भरें, अनलेस एंड अनटिल आपके बीच में कोई इंटरेस्ट का अमाउंट तय हुआ था कि भाई अगर डिफॉल्ट होता है मैं नहीं दे पाता हूं तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। डिफॉल्ट क्लॉज को ऐड करके तब आप चेक डालें, नहीं तो आप बिल्कुल जो चेक का अमाउंट जो आपने पैसे दिए थे केवल उतना ही अमाउंट डालें। 138 के केसेस में मेरे लॉयर फ्रेंड्स बता सकते हैं कि कितनी डिफिकल्टीज एक इंसान को आ जाती हैं अगर वो आपने लोन या जो देन किया था वो आप प्रूव नहीं कर पाए। चेक भी अगर अमाउंट डिफरेंट का है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, भाई आपने ये चेक कैसे डाल दिया। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। दूसरा ये है कि प्लीज बाइंड द लीगल हेयर एडमिनिस्ट्रेटर असाइन ऑफ द बोरोवर, फेलिंग व्हिच लायबिलिटी टू पे विल एंड व्हेन द बोरोवर एक्सपायर। यदि बोरोवर मर जाता है तो उसकी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसके लीगल हेयर्स या साइंस को भी अपने प्रोनोट में जरूर बाउंड करें। आगे चलेंगे, हिमांशी प्लीज। हिमांशी आप मेरी बात सुनिए। में हम बेस्ट प्रैक्टिस अमाउंट एंड रीपेमेंट ऑफ और आईओयू इंश्योर सिक्योरिटी इज गिवन इमीडिएट अगेंस्ट लोन वेयर एवर सिक्योरिटी उस इंसान से ले लो कि भाई ठीक है मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, आप गोल्ड या किसी फॉर्म में कोई सिक्योरिटी कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी तो वो आप मेरे यहाँ लेन दे दें, जिसके ऊपर मैं अपना प्राधिकार रखूंगा, पहला अधिकार मेरा हो जाएगा। यदि आप नहीं दे पाते हैं तो मैं उसको एनकैश करवा के अपने पैसे ले सकता हूँ, शायद वो पूरे पैसे ना हो, बेशक आपने किसी को उस टाइम पे उसे मना ना करें। फिर ये आ जाती है जिम्मेदारी कि अगर आपने किसी से सिक्योरिटी ली है तो उसका आप ध्यान रखें, जब वो आपके पैसे दे देता है तो आपने वो सिक्योरिटी उसे वापस भी करनी है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप कह दो जी वो तो खो गई अब आप मेरे पैसे लाओ, तो फिर वो इंसान उस इंसान से हमारे रिलेशंस खराब कर सकती है चीज। फिर ये कम्युनिकेट क्लियरली इफ देयर आर चैलेंजेस इन रीपेमेंट। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो सामने वाले को क्लियर बताएं। जैसा कि अब मैं आगे और प्रिकॉशंस ऐड करना चाहूंगा, ये है कि ये अब हर व्यक्ति का अपना अपना लेवल है। मैं ये कहूंगा कि 10% से अपनी इनकम से ज्यादा आप किसी को उधार ना दें, और ना ही कोई आपसे मांगने आए तो उसके कंसिडर करें। 10% से अगर आप ज्यादा दे देते हैं तो आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर लोड डाल रहे हैं। दूसरा ये है कि ये भी चेक करें कि जो बंदा बोरो कर रहा है आपसे, अगर वो ऑलरेडी बर्डन्ड है, ऑलरेडी उसने 10 लोगों से लोन ले रखे हैं या वो डिफॉल्टर है,
तो कृपया करके उसको उतने ही पैसे दें जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और आप अगर मान लिया आपके खो जाएं तो आपको दर्द या दुख ना हो। फिर आ जाता है कि सामने वाले से हमेशा ये पूछें कि भैया तेरा कारण क्या है, तू क्यों पैसे मांग रहा है? अच्छा इसलिए मांग रहा है, तूने और कितना ले रखा है? वो मैं पहले कह चुका हूं। इसमें यह है कि उससे कारण जरूर पूछे। यदि उसका कारण उचित है तो वो व्यक्ति भी उचित होगा, और कारण उचित नहीं है तो व्यक्ति कितना भी उचित हो वो अनुचित ही रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं कि उस इंसान से हम एक्नॉलेजमेंट मांगे। जब उस इंसान से हम एक्नॉलेजमेंट मांगेंगे ना, आपको वहीं एक इशारा हो जाएगा क्या वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाओ कि भैया दाल में आज काला नहीं है, पर कल दाल काली ही मिलेगी खाने को। फिर आ जाता है कि गुड पेमेंट रिकॉर्ड। गुड पेमेंट रिकॉर्ड हमें कैसे मिलता है? जैसे कि हम प्रगति परिवार के सदस्य आपस में चीजें खरीदते हैं। मान लीजिए हिमानी जी ने स्टॉल लगाया, या हिमांशी जी ने स्टॉल लगाया, या रजत जी ने स्टॉल लगाया। मैंने वहां से एक चीज ले ली, मैंने कहा भैया ठीक है यार पेटीएम नहीं चल रहा, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। तो क्या मैंने कल दिए? और ऐसा मैंने कितनी बार किया, कल की बजाय परसों दिए, तरसों दिए, या दिए ही नहीं। अगली मीटिंग आ गई, मैं फिर याद करा रहा हूँ सर आपके पिछली बार के बैलेंस थे। वो कहता है सर कोई नहीं, आज आप मुझे ये चीज दे दो, मैं अगली बार दे दूंगा। कई बार ऐसा होता है, आई थिंक सब मेंबर्स और रजत जी भी एग्री करेंगे। तो वो अगली बार कभी नहीं आती है। ये हमेशा याद रखना, अगर किसी व्यक्ति ने देना है और दिल से देना है, वो भाई साहब आपको चाहे कहेगा या 50 रुपए भी रख लो, बाकी के पैसे मैं फिर दे दूंगा। आज टचवुड प्रवीण सर को पता है कि बीच में मेरे लिए डिफिकल्ट टाइम्स रहे थे। मैंने प्रवीण सर के पास अप्रोच किया, मैं कहा भैया मैं आपसे एक बैकअप ले रहा हूँ कि मुझे इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं ये आपसे ले लूंगा। प्रवीण सर ने कहा आप जितने मर्जी ले लो, बट मैंने अपने अंदर एक वर्कआउट किया, उस चीज को मैनेज किया, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि मैंने प्रवीण सर से बात में, प्रवीण सर ने मुझे डांटा भी, यार तुझे चाहिए थे तो आप उस टाइम पे ले लेते। मैं कहा नहीं सर, मैं ये सोचता हूँ कि जो व्यवहार मैं दूसरों के लिए रिकमेंड करता हूँ वो पहले मुझे अपने ऊपर करना चाहिए। सो मैंने अपने फंड्स को मैनेज किया, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन किया, एंड आई रिपोर्टेड विक्ट्री टू हिम कि आई वाज एबल टू मैनेज। सो लाइफ में आपका कितना भी डिफिकल्ट टाइम हो, अपने अच्छे व्यवहार को और अपनी इंसानियत को ना खोएं। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये भी हमारी एक प्रिकॉशंस है कि लोन कैश में ना दें, प्रोनोट जरूर बनाएं, एक्नॉलेजमेंट जरूर लें, और क्रेडिट वर्दीनेस बोरोवर की जरूर देखें। हमें एनपीएस क्रिएट नहीं करने हैं, ये बैंकिंग टर्म्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमें किसी को भी एनपीए नहीं बनाना चाहिए लाइफ में। अगर कोई इंसान 100 रुपए कमा के चल सकता है तो मेरे हिसाब से प्रभु सबके लिए है, भगवान ने सबको भेजा है। अगर वो 100 रुपए में गुजारा कर सकते हो आप करो, जरूर करो। कभी भी किसी भी चीज लो, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप ये मत देखो कि दूसरे ने मर्सिडीज ले लिया है तो मैं भी जाके एटलीस्ट यार उससे छोटी उसकी BMW खरीद लूं, कुछ खरीद लूं। ऐसे प्रकार के प्रलोभन में ना पड़े। जो आपकी इनकम है उसका एटलीस्ट, हमारे आई थिंक सीए फ्रेंड्स ये चीज एग्री करेंगे, 20% हमें सेव करना चाहिए। अगर आप साल में 20% सेविंग करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि मांगने जाना पड़ेगा कभी भी किसी से। तो 20% का एक सेविंग का हैबिट जरूर बनाएं, और खास करके इस कोरोना पीरियड में तो ये बहुत काम आएगा। जिसने भी 20% सेविंग्स की हुई है पिछले 5 साल से, तो उसके पास आज की डेट में 100% पैसा है। अगर आप 5 साल सेव करते हैं 20%, तो आपके पास 100% पैसे होंगे आज पूरा 1 साल काटने के लिए। तो क्यों नहीं हम ये सब करते? आज अगर हमारे पास ये इस तरीके की सेविंग्स हो तो हम फंडिंग करके बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जो कि हमारी छूट जाती हैं। आप सबको ज्ञान होगा कि हमारी एक एनजीओ है जिसका हम लोग भी सब पार्ट है, प्रगति पथ है। क्या हम उसमें सहयोग नहीं करना चाहेंगे? तो आगे चलें हिमांशी प्लीज। अब आ जाता है जो मैंने पहले कहा था, मेरा प्रॉमिस था कि मैं शेयर करूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ ही गई है तो आप लोग कैसे उसका निवारण करेंगे। निवारण होता है सबसे पहले आपसी बातचीत से। प्रवीण सर और मैं भी प्रगति के लीगल हेड होने के नाते हम लोग यही सलाह देते हैं, पहले आप आपस में बात करो। क्योंकि जब व्यवहार शुरू हुआ था तब भी आप लोगों ने आपस में बात की थी, तो आज वो बातचीत बनी रहनी चाहिए ना। अगर मित्रता बना के रखनी है तो आपस में बैठिए, बात कीजिए,
कहीं ना कहीं उसका एक रास्ता निकलेगा। चलो मान लीजिए 100 रुपए दिए थे, आज वो 20 रुपए दे रहा है, लेना तो शुरू करें, क्योंकि जब लेना शुरू करते हैं तो हम दूसरे का क्या कर रहे हैं, भार घटा रहे हैं। और जब हम किसी का वजन घटाते हैं, वो हल्का हो जाता है, तो वो हमारे लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा। मान लो अगर मैंने बहुत सारा खा लिया तो मैं कहता हूँ यार अब उठा नहीं जा रहा, तो अगर मैं उठ सकता हूँ ना, जितना लेते हैं वैसे ही हम अपने सिर पे भी वजन बढ़ाते हैं, तो जितना तो उसका हम धीरे धीरे भार कम करें। इनफैक्ट जब हमें लोन्स के ऊपर भी हम लोगों को एडवाइस देते हैं तो हमेशा कहते हैं छोटा छोटे जितने लोन्स है ना वो पहले खत्म, एक हौसला बन जाता है कि हाँ भाई मैं दे सकता हूँ, फिर आप बड़े लोन्स को क्रैक करो एंड देन यू आर एबल टू फुलफिल। फेल हो जाती हैं, कोई भी ऐसा मध्यस्थ नहीं मिलता, बार में गलती तो खुद करते हैं और पहुंच जाते हैं प्रवीण सर के पास, सर प्लीज उसने मेरे से पैसे तो ले लिए थे, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, सर रोज बहाने में जाना है। तो प्रवीण सर उसमें क्या बन जाते हैं हमारे लिए, मध्यस्थ, यानी मीडिएशन सेंटर। परंतु हम ये जानकारी में देने में सहर्ष रखूंगा, कोर्ट एज वेल एज दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट कमीशन में बैठते हैं, तो हम इसी प्रकार के किसी भी मध्यस्थता केंद्र में अपना संपर्क करें, अपनी एप्लीकेशन वहां दें कि भाई फलाने से मैंने पैसे लिए थे, अब वो नहीं दे पा रहा है, तो कृपया उसको यहाँ बुला के एक मध्यस्थता कराने की चेष्टा की जाए। मध्यस्थता सेंटर जो कि दिल्ली सरकार के हैं, जैसे दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, और स्टेट्स में भी हर कोर्ट में एस्टेब्लिश्ड है, वहां जाकर आप प्री लिटिगेटिव मिटिगेशन भी कर सकते हैं और आफ्टर लिटिगेशन भी मीडिएशन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द रिलीज आ जाता है आज की डेट में कि हम कोर्ट में प्रोसीड करें। कोर्ट में प्रोसीड करने के लिए 3 साल का प्रावधान मैंने आपको बताया पहले, उसका दोबारा साझा करना चाहूंगा कि 3 साल के अंदर प्लीज प्रोसीड कर ले, वरना ये मान लिया जाएगा भैया आपको पैसे की जरूरत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मानसी। अब आ जाता है कोर्ट केस में हैंडलिंग। आई थिंक मेरे अधिवक्ता भाई इस मामले में बड़े एक्टिव हो गए होंगे कि भाई हाँ ये चीज तो राजेश जी ने मिस किया है, तो जो भी अधिवक्ता भाई सोचते हैं कि ये चीज मिस किया है प्लीज ऐड करें, क्योंकि जब आप R2Bs करने जाते हैं तो ये चीजें हैं जो आपने अपने मेंबर्स को बतानी है कि ये चीजें आप उनके लिए कर सकते हैं, और मेंबर्स भी नोट करें कि ये चीजें आपने अपने एडवोकेट से पूछनी है, ज्ञान अर्जित करना है। कोई भी लिटिगेशन करने से पहले अगर हमने ज्ञान अर्जित नहीं किया पूरा, तो आधे रास्ते में हम फंस जाएंगे और अभिमन्यु की तरह मारे जा सकते हैं। उसके बाद हम अपने वकील को दोष नहीं दे सकते। हायर अ लॉयर टू परस्यू योर क्लेम अंडर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, यानी जो भी कोर्ट है उसके तहत आप एक एडवोकेट को हायर करें। प्रॉपर उस एडवोकेट से भी आप प्लीज क्लियर कर लें कि भाई ये मेरी फीस होगी। उसके बाद इशू अ लेटर डिमांड टू फॉर्मलाइज योर क्लेम, यानी एक डिमांड नोटिस जरूर अपोजिट पार्टी को, क्योंकि कोर्ट आपसे पूछेगी भाई तुमने मांगे कब थे, कॉज ऑफ एक्शन आपका कब बना। उसके बाद अपने लॉयर से एडवाइस जरूर लें जब उस क्लेम का रिप्लाई आपके पास आ जाए कि भाई ये रिप्लाई आया, डेट को ना बोले कि भैया फाइल कर दो। उसके बाद आ जाता है कंसिडर द लीगल प्रोसीडिंग्स वर्सेस द वैल्यू ऑफ क्लेम। जो आप, जैसा कि मैंने पहले शेयर किया है कि एग्जैक्ट अमाउंट, ये सोचते हुए कि चलो यार अब ये बंदा डाउन आया हुआ है तो मैं इसका बेनिफिट उठा लूं, प्लीज नहीं, क्योंकि कोर्ट देखती है। अगर कोर्ट की नजर में आ गया तो आप भी उतने ही भुगत भोगी होंगे जितना कि सामने वाले को आप एक्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो कोर्ट में गलत वे में आ रहे हो ना। सो जाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में तो कोरोना टाइम में तो कैसे भी कहते हैं कि जितने मर्जी बार हाथ धो लो, अपने आप को साफ रखो। उसके बाद मैं आगे चलना चाहूंगा कि रूप से सारी ट्रेल और ट्रांजैक्शन जरूर लिखें, जिससे कि जब गवाही का समय आए तो आप जो भी हियरिंग, कई बार क्या होता है कि हम लोग जाता रहेगा, ऐसा कभी ना करें। वकील आपके सहयोगी हैं जब तक आप उपस्थित रहेंगे। आज वे अपना मुंह खोल ले तो आप क्या कर सकते हो, रहने चाहिए। जब वकील को कोर्ट के ऑर्डर्स हो, उनको की डेट में हम देखते हैं कई बार या उससे ज्यादा भी। हिमांशी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक हिमांशी कर रही है। सो इसके बाद मेरी सब लोगों से अंत में एक ही राय है, और वो ये है कि आप लोग सब सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। और सबसे पहले जब भी हम फ्रेंडली लोन्स लेंगे तो हम जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि हमारी मित्रता और परिवार में कोई भी रोष या संबंध ना टूटे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से, डिजिटल तालियों से रिएक्शंस में जाकर के जैसे मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ, आप भी क्लैपिंग का साइन दिखा सकते हैं। थैंक यू संजय गोयल जी, आपने पहले थम्स अप किया था, अभी क्लैपिंग कर दी। हाँ, वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड बहुत ही अच्छा बताया। इससे रिलेटेड किसी को भी कुछ पूछना हो तो 4 मिनट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क, रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, राजीव गर्ग जी पूछिए। सर वंदे मातरम सर, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। बहुत ही सोचा नहीं था कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, बट बहुत ही बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी।
और इसमें हमारा जितनी भी वो है और पेमेंट नहीं हुआ है या वो पोस्टपोन है। राजीव भैया, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि एक ट्रेल और एक कोई चीज बेचते हैं या किसी से भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट जरूर लें और दें। अगर आपने एक्नॉलेजमेंट ले रखी है उस प्रोडक्ट के लिए तो यानी उसने वो चीज रिसीव की है। हम कई बार चालान भेजते हैं ना जी, जैसे कि यानी एक परचेज की रिक्वेस्ट, उसके बाद आपने माल तैयार किया या सजे या उसको फिजिकल रूप में डिलीवर करते हैं तो एक डिलीवरी चालान होना चाहिए। डिलीवरी चालान में वो डिटेल होने चाहिए जो आप उसका कितना भाग दे रहे हो। यदि आप पूरा दे रहे हो तो पूरा, और अगर आप भाग दे रहे हो तो भाग। फिर उसमें उसके साथ आपका एक इनवॉइस जाना चाहिए या ईबे बिल जाएगा आपका। आपके पास एक चीज सुनिश्चित हो गई कि आपका वो ली बात आती है। तो जैसे मैंने सुझाव दिए कि आप पहले जाकर मीटिंग में आप उस इंसान से मिलेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और फिर आप उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है, आप मुझे 100 रुपीज नहीं दे सकते हैं, आप चलो मुझे 20 रुपए अभी दे दो, एटलीस्ट मेरा भी कुछ काम निकलेगा। सर मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है तब मैं आपको ये चीज दे पाया हूँ। क्योंकि कोई भी अगर हम आज की डेट में प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं तो सर 30 to 40% कॉस्टिंग रहती है, कईयों में तो 60-70% भी होती है, मार्जिन नहीं होते हैं। हमने लॉजिस्टिक्स के लिए रखा होता है या हमने और चीजों के लिए रखा होता है। कई बार सिर्फ अगर हम ट्रेडर चांदनी चौक में जाए ना तो कस्टम वो कहते हैं जी हमारे को तो सिर्फ 100 रुपए मिलने हैं, आपने लेनी है चीज ले लो, नहीं लेनी है तो मत लो। तो इस प्रकार से आप अपना एक क्रेडिट बैलेंस मेंटेन करें। राजीव जी, आप जैसे गिफ्टिंग के उसमें हैं तो अपना एक क्रेडिट बैलेंस आप लेके चलो कि मैं महीने में 1 लाख का बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने अप टू 20,000 या 25,000 का ही क्रेडिट पे काम करना है, मैंने उससे ज्यादा काम ही करना। तो क्या होगा कि आपके जो पर्सनल कैपिटल है या आपका वर्किंग कैपिटल है उस पर लोन नहीं आएगा। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेरीज राजीव जी। डेफिनेटली यस सर। एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर पाऊंगा, दैट इज जैसे कि दिस ऑल प्रेजेंटेशन वाज अबाउट द फ्रेंडली लोन्स, राइट। सो कई बार जब ये फ्रेंडली ट्रांजैक्शन होता है तो जो हमारी कंप्लायंस है, व्हिच यू हैव सेड एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वी शुड हैव अ ईबे बिल, वी शुड हैव लाइक डिलीवरी नोट एंड ऑल, परचेज ऑर्डर, तो वो ऐसा होता नहीं है, राइट। अब सपोज मैंने अंकित जी को बोला, अंकित जी मेरे को ना अपनी गाड़ी के लिए ये चीजें चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है भाई भेज देते हैं राजीव जी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हमारा रिटर्न नहीं हुआ, अंकित जी से एक सामान लिया हुआ, पैसे भी नहीं दिए मैंने, छोटा सा है मगर अभी तक पिछली बार लिया था। सो अब इस चीज में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, मतलब इस केस में तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने तो दोस्ती यारी में काम किया है। ऐसा आपने सबसे पहले अपने यहाँ जो माल लेकर आए, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। चलो मैंने आपसे एक डायरी लेनी है। जी सर। आपने वो डायरी कहीं से परचेज की होगी? जी। आपने अपनी एंट्री चढ़ाई होगी? जी। या नहीं? हाँ। आपने उस इंसान को पेमेंट भी की होगी? करेक्ट। उसकी एंट्री चढ़ाई होगी? जी। तो आपने यहाँ पे अपने आप को एक स्टेप पक्का कर लिया। अच्छा। कि आप उस चीज के ओनर हो, आप उसको डिलीवर कर सकते हो, राइट। जी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है राजीव जी कि जो मेरे पास है वही मैं आगे दे सकता हूँ ना, मैं जिसका अधिपत्य है मैं वही आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ ना। जी। तो आपका लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना घर पूरा करो। यदि आपके पास ये 2 ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली किसी से पैसे क्या चीज क्या कुछ भी वसूल नहीं कर सकते। ओके। आज अभी मेरे पास शायद समय नहीं है ज्यादा, कभी आप बैठोगे मैं आपको समझाऊंगा। इंटरनेशनली क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्टोर्स में जाते हैं ना, वो कई बार ऐसे ही डाल देते हैं जी ये भी प्रोडक्ट ले लो, ये फ्री है। बट हमेशा याद रखना वो फ्री कुछ नहीं होता। आपने अगर गेट पे उसकी एंट्री नहीं कराई, गार्ड ने आपको पकड़ लिया, यू विल बी कॉट इन थेफ्ट। करेक्ट। सो यही चीज हमारे व्यवहार में भी है। अगर आपके पास उसकी ओनरशिप है तभी तो आप आगे उसका क्लेम कर सकते हो ना। तो स्टेप 1 आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। स्टेप 2 ये, अब आप सामने वाले को, जब उसने वर्बली आपको ऑर्डर किया था, आपने वर्बली डिलीवर भी कर दिया, तो अपने एंड पे एक एंट्री जरूर चढ़ाओ कि डिलीवर टू सो एंड सो थ्रू सो एंड सो। क्योंकि आज की डेट में या तो हम कन्वेंस खर्चते हैं, किसी के घर जाते हैं, वहां पे अपनी लोकेशन सेट करो। क्या आप वहां गए थे, अपनी लोकेशन, उसको लोकेशन भेजो जी मैं आ रहा हूं। एटलीस्ट आने की लोकेशन तो आप भेज सकते हो, उसके बाद जाने की भेज सकते हो। तो इस तरीके से एक ट्रेल क्रिएट करें। जब आप ट्रेल क्रिएट कर लोगे तो सामने वाले को बोल सकते हो ना, यार मैं तेरे पास उस दिन आया था ना, वो कहेगा नहीं मैंने तुझे लोकेशन भेजी थी ना, वो कहेगा नहीं ये देख मैंने भेजी थी। तो आपको ये चीजें
ट्रेल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट। हमारी गवर्नमेंट हमारे को डायरेक्ट टैक्सेशन से पकड़ती है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन से भी पकड़ती है ना। तो राजीव जी, आप भी मतलब एक बनिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इंसिडेंटली माय मदर आल्सो बिलोंग्स टू महाजन फैमिली, तो इसलिए हम बनियों को तो ये चीजें बहुत बहुत सोच के चलनी चाहिए भाई। जी बिल्कुल। मेरे नाना जी ने, जब मैं 7-8 साल का था, एक वर्ड मुझे कहे थे, किसी और को सुना रहे थे बट मैंने सुने, आज भी मुझे याद है। 78 में सुने थे मैंने, फिर उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद, तो मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, जब भी बाहर जाओ कुछ व्यापार करके आओ, जो लिया दिया उसका हिसाब करके आओ। तो यही चीज मैं आपके लिए कहूंगा कि जो लिया दिया है डेली, उसका डेली एक हिसाब रखो जी। अगर आपने अपने एंड पे ट्रेल पूरी रखी होगी, सामने वाला भी कल को जब कोर्ट फेस करता है तो उसे समझ में आ जाएगी कि अच्छा यार, इसने तो सारे डिटेल्स अपने पास रखे हुए थे, मैं इसका बेवकूफ नहीं बना सकता हूँ। सो अर्थ ये है कि या क्या हम बेवकूफ बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, हमें दोनों से बचना चाहिए। फ्यूचर में क्या है सर, अभी तो आप स्टार्ट देख रहे हैं मोदी जी का। अगर मोदी जी को अगला वर्ष 5 वर्ष भी मिलते हैं, इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें आपकी एक एक ट्रेल पकड़ ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आई एम दी ओनली एडवोकेट फॉर सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, कैप्सी, जो कि पसारा एक्ट इंडिया में लाए हैं। वी आर नंबर 2 आफ्टर पुलिस। इसके सदस्य सारे रिटायर्ड जनरल्स आर्मी के हैं, कमिश्नर्स हैं पुलिस के, और जितनी सिक्योरिटी इंडस्ट्री 550 मेंबर हैं हमारे। और पसारा एक्ट लाने वाले भी इंडिया में हम ही हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट है वो लाने वाले भी हम लोग हैं। Okay, thank you Rajesh ji. Any other question? Yeah, I have one question. Yes. जी विजय जी। Okay, so Rajesh ji, this is a friend of mine who has given money as an investment, but in cash, and it is a large amount of money, around 5 crores, to a educational institution. And that educational institution initially was paying them interest at a pretty good amount of money. There is only a small document which is signed between them, but this money in a way is not a accountable money as you understand. And now they have stopped paying the interest or the principal to this friend of mine. So in this case, what can he do? He's been asking them to pay up, but in any case. So in this situation, what can he do? देखिए ऐसा है कि अगर हम फाइनेंशियल रिकवरीज के ऊपर जाते हैं तो दो पहलू हमारे सामने आते हैं। एक तो NCLT, NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या एपेलेट ट्राइब्यूनल, दूसरा आपके सिविल कोर्ट्स हैं यानी कमर्शियल कोर्ट्स। सर क्योंकि ये आपने लोन अपने व्यक्तिगत रूप में दिया था, आप NBFC हो नहीं, फाइनेंस करने का आपको अधिकार नहीं था, तो इसमें आपके लिए इंटरेस्ट के ऊपर जाना और मांगना तो मुश्किल होगा, बट आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जो भी अमाउंट इन्होंने, आपने अभी एक वर्ड यूज किया था सर, एक डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने की थी, उस डॉक्यूमेंटेशन का हमारे को एक बार अवलोकन करना पड़ेगा, यानी उसको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उससे क्या एमिनेट हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है उससे। ओके, क्योंकि सर जैसा कि मैंने अभी राजीव भैया से शेयर किया, क्या वो ट्रेल क्रिएट किया उन्होंने? अगर उन्होंने अपने एंड पे वो ट्रेल क्रिएट करके रखी होगी तो उनकी मदद की जा सकती है। एटलीस्ट अगर 5 करोड़ नहीं भी आएंगे तो 1 करोड़ आएगा। 1 करोड़ आने से भी उस ग्रुप को ये तो पता लगेगा कि भैया किसी से लेना आसान है बट देना भी होता है। ओके। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे कि इस तरह की सिचुएशंस में हम बहुत फंसते हैं। सर ये तो 5 करोड़ है, somebody had over a period given around 110 crores, तो ऐसा मामला मेरे सामने आया। अब 110 करोड़ सुन के आज से 7-8 साल पहले तो इंसान को लगता था यार इतने पैसे इसने दे दिए, कहता हाँ मैंने प्लॉट बेचा था, दे दिए। अब एग्रीकल्चरल प्लॉट था, एग्रीकल्चरल इनकम थी, उसमें रिकॉर्ड्स रखना उतना वो नहीं था। बहुत जगह पे हम देखते हैं लोग एग्रीकल्चरिस्ट का पैसा उड़ा लेते हैं और वो बेचारे एग्रीकल्चरिस्ट को, क्योंकि उनको मुआवजा मिला होता है, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनका वाइट होता है, आगे वो देते हैं, वापस नहीं आता क्योंकि उनसे वो कैश ले लेते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में हमें यही करना चाहिए, ट्रेल क्रिएट करनी चाहिए। सबसे पहले तो वह कैश एंट्री हमारे पास होनी चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे हम उसको क्राउड फंडिंग कह लें कि मैंने तो जी गांव के 100 लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे। करेक्ट। But you should be able to prove that you had those kind of cash in with you.
अगर आपने वो कैश प्रूफ कर लिया तो फिर आगे की जर्नी तो आपकी, सामने वाला भी तो कहीं ना कहीं फंसेगा ना। आप उनसे मीटिंग्स अपनी दिखाओ, कैश आप लेके गए ये दिखाओ, कोई साथ में विटनेस होना चाहिए आपके कि जो लेके गया जिसने दिया। बिल्कुल। फिर आपका फोन वहां लोकेशन में होना चाहिए उनकी अपनी। सो ऐसी बहुत सारी चीजें विजय जी, अगर रियलिटी में अगर हम, भगवान ने लिखा हुआ है ना कि उस इंसान से पैसे मिल जाएंगे, तो जितने लिखे हैं उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं। Done. So I will refer him to you. I think I'll ask him to contact you. विजय सर, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू रेफर, जो हमारे विंग में एडवोकेट हैं आप उनको रेफर करो, जिससे कि हमारे विंग के जो एडवोकेट हैं उन्हें भी ये चीजें सीखने, करने और अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट देने का एक मौका मिले। Done. Sure. विजय जी, मैं आपके साथ हूँ। आई थिंक मेरा रोल यहाँ पे एज अ मेंटर है, एंड इनफैक्ट अगर कल को वो एडवोकेट भी फंसते हैं तो मैं उनकी भी हेल्प कर दूंगा। Done. Done. बिल्कुल ठीक है विजय जी, मैं आई एम एडवोकेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। मैं इसीलिए अपना बहुत लो प्रोफाइल रखता हूँ। आई एम एडवोकेट फॉर दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो मेरा जो प्रोफाइल है वो प्रगति में एज अ वेल विशर, एज अ मेंटर एंड एज एड एंड असिस्टेंस टू ऑल ऑफ यू है। आज भी जो मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ की है वो इसलिए की है ताकि हम में से कोई भी ना फंसे। सर, ये कोविड टाइम्स इतने टफ रहे हैं लास्ट के 2 इयर्स। मैंने लोगों को देखा है सर, जिन्होंने लेने थे वो बेचारे ले ही नहीं पाए, ऊपर चले गए, और जिन्होंने देने थे वो रह ही गए। बिल्कुल। तो मेरा इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आज मैंने सबसे शेयर किया है उसको प्लीज अपने दिल से लें और उसको का पालन करें, जिससे ये है कि हम सब लोग सेफ रहें। Absolutely. Okay, so we have 2 advocates in our group. One is Shweta Patel and the other is advocate Anupam Kirti. Both can be contacted for this and they can support you in this. अभी और क्वेश्चन लेने का टाइम नहीं रहा है। थैंक यू वेरी मच राजेश जी फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। एक बार आई वुड लाइक कि हम सब के सब दोबारा से वो आइकन, अगर क्लैपिंग वाला है, रिएक्शंस में जाकर के हाँ तो वो दिखा दें, सो दैट हम दिल से धन्यवाद कर पाए राजेश जी का। 2 फॉर्मेट इन्होंने बीच में शेयर किए थे, मैं चाहूंगा वो दोनों फॉर्मेट आपको जरूर दिखा दें। आप चाहे दस्ती 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कितना भी दे रहे हैं, ये फटाफट बना ले। प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट हिमांशी नेक्स्ट वाली स्लाइड में है। रेवेन्यू स्टैंप के साथ हम ये वाला फॉर्मेट प्रॉमिसरी नोट का बड़ा सिंपल है, उसके 6 पॉइंट उन्होंने बताए थे, ये आपके सामने है, ये हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आप इस वाले फॉर्मेट को यूज करें। इसमें सिर्फ आपका नाम, जिसको आपने लोन दिया उसका नाम, कब वापस करना है, कितना अमाउंट है, ये छोटी मोटी 5-7 चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको जरूर यूज करना चाहिए। इसका तो इनफैक्ट हम फिजिकल मीटिंग में तो इनफैक्ट हमने तय कर ही लिया था कि इसका हम प्रिंट आउट निकाल करके सभी दे देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजिकल मीटिंग नहीं हुई। तो ये प्रॉमिसरी नोट या प्रो नोट बोलते हैं इसे, ये आप सब के सब कितना भी अमाउंट हो, कि छोटा अमाउंट है कोई बात नहीं, 50,000, 1 लाख रुपया, ये बोल भाई तेरी मेरी दोस्ती पक्की है, बट ये एक साइन कर लेते हैं और इससे आपके हाथ पक्के हो जाएंगे। इसके जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मेट हो, टाइप हो, ये हैंड रिटन भी हो सकता है। आप पेन पेपर पे वहीं हाथों हाथ लिख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इस फॉर्मेट को यूज कर लें। ये 6-7 चीजें होनी जरूरी है। इसी तरह जो IOU के बारे में इन्होंने बताया था, उसका फॉर्मेट अगली वाली स्लाइड में है, हिमांशी वो भी दिखा, तो ये है। IOU और प्रॉमिसरी नोट का फर्क राजेश जी ने बड़े अच्छे से बता दिया था। IOU में इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, तो उसके अंदर बस ये है कि मैंने आपको ये पैसे दिए जो आप मुझे लौटाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट ले दे नहीं कर रहे हैं तो उसमें बस ये वाला फॉर्मेट आप यूज कर लें, जिससे पैसे आपके वापस आए, ये गारंटी हो जाती है। तो ये 2 फॉर्मेट जितने लोग चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो चैट बॉक्स में जाकर के लिख दें कि यू नीड इट एंड वी विल शेयर इट विद यू। ये वाले फॉर्मेट दोनों हम आपसे शेयर कर देंगे, हमारे पास दोनों फॉर्मेट्स हैं। नवल जी, सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, ये अगर 5,000 रुपए से ऊपर का लेन देन है तो रेवेन्यू टिकट जरूर लगा ले। जी बिल्कुल, वो हर कीमत पे लगानी चाहिए, मैंने शुरू में ही बताया। और नवल जी, आप सवाल पूछना चाहते थे पर अनफॉर्चुनेटली अभी समय की थोड़ी कमी के कारण सवाल और नहीं ले पाएंगे। आप पर्सनली बाद में राजेश नारंग जी